अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। लास्ट टाइम हमने फ्लैक्स बॉक्स के बारे में पढ़ा था, तो हमारी दो प्रॉपर्टीज़ रह गई थी जस्ट, फ्लैक्स रैप और अलाइन सेल्फ। वो दोनों प्रॉपर्टीज़ आज हम इसके साथ ही देख लेते हैं कि वो दोनों प्रॉपर्टीज़ क्या काम करती हैं। आ जाते हैं अपने VS कोड एडिटर पे। हमने कुछ भी नहीं किया, अपनी लास्ट क्लास वाला जितना भी HTML और CSS का कोड था वो एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। कॉपी पेस्ट करने के साथ ये वाला सारा एक्स्ट्रा कोड हम यहाँ से हटा देते हैं। ये जितनी भी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज यहाँ पे लगी हुई थी वो सारी हम हटा देते हैं और हटा के अपना जस्ट फ्लैक्स रैप वाला काम देखते हैं कि फ्लैक्स रैप अगर हम करें तो कैसे काम करेगा। यहाँ तक तो सबको समझ आ गई थी कि जब हम डिस्प्ले फ्लैक्स करते हैं तो तमाम बॉक्सेस एक ही लाइन में सेम लाइक इन लाइन आ जाते हैं। ये चीज़ समझ में आई? अच्छा, ये चीज़ समझने के बाद अब हम देखते हैं इसका कोड के चेंजेस। आ जाते हैं अपना कोड के अंदर और इस कोड को एक मरतबा रन करके देख लेते हैं कि लेआउट में हमारा कोड किस तरह से शो हो रहा है। सही है, ऐसे ही शो हो रहा था लास्ट टाइम भी। ठीक है, अब इसके ऊपर अलाइन लगा के देखते हैं। ये जो लंबे लंबे नीचे को सब बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि इन सब का साइज जो है ना ऊपर एक ही लाइन तक रह जाए जितना कि लाइन है। तो अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टी इसके ऊपर चला के देखते हैं। अलाइन आइटम्स ने क्या किया, अलाइन आइटम्स सेंटर में कर रहे हैं, लेकिन सेंटर नहीं करना चाह रहे हम इस वक्त सेंटर नहीं करना चाह रहे, तो इसको हम हटा देते हैं और जस्ट फ्लेक्स करके देखते हैं। फ्लेक्स किया तो ये सेम लाइक इसी तरह आ गया। अब हमने क्या करना है, पेरेंट को हमने 200px हाइट दी हुई है, पैडिंग भी दी हुई है उसको। विड्थ हमने अभी उसको कोई प्रॉपरली बताई नहीं है कि इतनी विड्थ हम आपको अप्लाई करेंगे पेरेंट को। तो अब हमें करना क्या है कि एक मर्तबा फ्लेक्स अलाइन, ओ सॉरी, फ्लेक्स रैप होता किस लिए। मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे 50 बॉक्स हैं, इस वक्त हमने 5 बनाए हुए, तो 5 के हम 15 बॉक्सेस क्रिएट करके देखते हैं कि बाद में हमारे पास चेंजेस कितने हो जाएंगे। एक और ये हो गए हमारे पास 15 बॉक्सेस। 15 बॉक्सेस के बाद देखते हैं कि हमारा लेआउट कैसा शो हो रहा है। ये देखें, तमाम के तमाम इसके अंदर आ गए और इसने हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल दे दिया उसको। तो हम इस तरह का तो नहीं चाह रहे थे, हम चाह रहे हैं कि जितने बॉक्सेस एक लाइन में प्रॉपरली आ सकते हैं अपनी अपनी एक विड्थ के मुताबिक, सिर्फ उतने आए और बाकी के जो हैं नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो जाए। ऐसा ही होता है जब कोई वेबसाइट हम देखते हैं तो वहाँ पे कुछ कार्ड्स इसी तरह से क्रिएट हुए होते हैं कि एक लाइन के अंदर 5 या 6 कार्ड शो हो रहे हैं, देन नेक्स्ट लाइन के अंदर बाकी के कार्ड्स होते हैं, और इसी तरह करते करते स्क्रॉल वर्टिकली करते हुए हम कार्ड्स को देखते रहते हैं वेबसाइट में। कभी भी वेबसाइट में हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करवा के इस तरह के कार्ड्स रेंडर नहीं करते। ये सेम लाइक कार्ड्स हमारा एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हर कार्ड के ऊपर जाके उसको एक विड्थ हमें असाइन करनी पड़ेगी। तो इसको हम एक और क्लास भी दे सकते हैं, एक और क्लास ऐसे हम असाइन करते हैं। समझ आई ये चीज़ कि
एक क्लास मैंने उसको 1 दी हुई है, लेकिन साथ में मैं चाहता हूं कोई ऐसी क्लास हो जो तमाम चाइल्ड डिफ के ऊपर अप्लाई हो सके। आप देखें, चाइल्ड इसको हमने क्लास दी कॉपी, देन मैं क्या करूं कि हर एक के अंदर जाके इसको पेस्ट कर दूं। तो इस तरह से पेस्ट करने पर ये हर जगह पे एज इट इज ही कॉल हो जाएगी क्लास। अभी हम लगाकर इसको देख लेते हैं कि क्या ये क्लास हमारी काम करती है या नहीं। ये एक ही क्लास के एट्रीब्यूट के अंदर रहकर डिफरेंट क्लासेस हम इसको एक ही टैग को असाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक ही क्लास के एट्रीब्यूट के अंदर हो सकता है 5 क्लासेस अप्लाई करना चाहता हूँ कि मैं 5 अलग अलग क्लासेस उसको असाइन कर दूंगा। जिस क्लास से भी चाहूँ मैं उसको चेंज कर दूँ, उसकी स्टाइलिंग को मैं जिस क्लास से भी चाहूँगा मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। अभी इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सेम लाइक चाइल्ड, स्टाइल डॉट सी एस एस में आएंगे। स्टाइल डॉट सी एस एस में आने के बाद यहाँ पे इस टिप से बाहर डॉट चाइल्ड, और इस चाइल्ड को हम एक विड्थ दे देते हैं। मिसाल के तौर पे 10px या 20px देकर इसको देखेंगे कि कितनी विड्थ इसको अप्लाई होती है। 10px लगाने के बाद हम चेंजेस देख लेते हैं। ये देखें, सारे के सारे डिफ छोटे हो गए, है ना। ये स्टार्टिंग के क्यों नहीं हो रहे? स्टार्टिंग को भी देखते हैं, कोई मसला चल रहा है। अच्छा, ये चीज़ जीते, सही चीज़ उठाई है दोनों। यहाँ तो यहाँ पे क्या करते हैं, ऑर्डर इसको इसको हटा देते हैं। हटा के देखते हैं कि अब चेंजेस कैसे आते हैं। हाँ, अब हमारे चेंजेस सामने शो हो रहे हैं कि तमाम चाइल्ड विड्थ, सॉरी चाइल्ड डिफ जितने भी हैं तमाम को विड्थ अप्लाई हो चुकी है। जस्ट एक मर्तबा मैंने एक क्लास यूज की है चाइल्ड, जो हर एक क्लास के एट्रीब्यूट के अंदर पास कर दी है। तो ये भी तरीका सबको मालूम हो गया कि एक ही क्लास के एट्रीब्यूट के अंदर रहकर हम चाहें तो 50 क्लासेस भी लिख सकते हैं। 50 क्लासेस वैसे यूज तो नहीं होती, ज़्यादातर यूज यही होती हैं कि एक ऐसी क्लास देना चाहता हूँ जो हर किसी के ऊपर सेपरेट वर्क करे, एक क्लास में ऐसी देना चाहता हूँ जो तमाम चाइल्ड के ऊपर एक जैसा काम करे, या ऐसा भी हो सकता है कि एक बॉक्स मैंने एक सेक्शन, मिसाल के तौर पे एक सेक्शन मैंने क्रिएट कर दिया, उसके अंदर जितने भी डिव हैं उनको मैं एक कलर देना चाहूँगा। तो क्या करूँ, उन तमाम डिव के ऊपर एक इस तरह की क्लास लगा दूँ जो उस पूरे सेक्शन को कवर कर दे। और कुछ सेपरेट क्लासेस जैसे कि किसी का टेक्स्ट स्टाइल या फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट वेट मैं अलग अलग रखना चाहता हूँ, तो उनके लिए एक सेपरेट क्लास यूज़ हो सकती है। यहाँ तक क्लियर है? ये चीज़ पहले आप लोगों को हो सकता है पता ना हो, इसीलिए मेरे जहन में आई तो मैंने आप लोगों को बता दी। किस किस को पता थी पहले? कोई मसला नहीं यार, नहीं पता थी तो चलो आप लोगों के इल्म में इजाफा हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे जाते हैं और चाइल्ड को हाइट भी असाइन कर देते हैं। देखते हैं चाइल्ड को हाइट कितनी दें, 10px दे देते हैं। 10px देने के बाद यहाँ पे आते हैं, बहुत छोटी हो गई, बहुत ही ज़्यादा छोटी लग रही है। पैडिंग भी, पैडिंग अच्छा मेन को दी हमने,
बाकी और किसी के ऊपर कोई क्लास तो नहीं लगी हुई? हाँ सही है, कोई प्रॉपर्टी किसी के ऊपर इस टाइम पे नहीं लगी हुई। तो इसको हाइट थोड़ी सी ज़्यादा करते हैं, 20 px। आप देखते हैं कितनी है। हाँ इतनी सही लग रही है, इतनी सही लग रही है। सो दैट कंसर्न इसकी विड्थ भी थोड़ी सी हमें बढ़ानी चाहिए। विड्थ हमने बहुत ही कम दे दी कि हर एक वर्ड अलग से नज़र आना चाहिए। वर्ड्स नज़र आने लगे, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया। डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद हम अब यहाँ पे आते हैं, क्या था, फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी लगा के इसके ऊपर देखते हैं कि फ्लेक्स रैप क्या काम करती है। कुछ समझ में आया? फ्लेक्स रैप ने क्या किया, बाकी के जितने बॉक्सेस थे, सॉरी इसी तरह रहना चाहिए कि अब देखें, मैं आपको कह रहा था ना फ्लेक्स बॉक्स जो है वो रिस्पॉन्सिव का काम करता है। अब हमने इसको जूम इन किया, जूम इन करने के बाद जितने बॉक्सेस एक लाइन के अंदर आसानी से पूरे आ सकते थे उसकी विड्थ लेकर, जैसे कि मैंने 30 px एक चाइल्ड को विड्थ दी हुई है, इसका मतलब जितने भी चाइल्ड हैं तमाम चाइल्ड ने 30 px विड्थ ली हुई है। तो 30 px विड्थ होने के बाद अब मैंने उसको बोला फ्लेक्स रैप कि अगर एक लाइन के अंदर आपकी विड्थ कंप्लीट हो जाती है, यानी कि एक लाइन की विड्थ जब कंप्लीट हुई तमाम चाइल्ड्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद, तो बाकी के जितने कार्ड बच जाएं, बाकी के जितने बॉक्सेस बच जाएं, वो नेक्स्ट लाइन में रैप हो जाए। इसको वो कहते हैं फ्लेक्स रैप। एक और प्रॉपर्टी भी इसके ऊपर होती है नो रैप। नो रैप उस वक्त करना होता है जब हम चाह रहे होते हैं कि हॉरिजॉन्टल उसके अंदर स्क्रॉल आ जाए। बाज़ औक़ात ऐसे सिनेरियोज भी आपके सामने आएंगे कि आपने वेबसाइट के अंदर कोई इस तरह का कार्ड क्रिएट करने हैं कि 10-15 कार्ड हैं आपके पास या 50-60 कार्ड हैं आपके पास, और आप चाहते हैं कि उसको हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल कर करके यूज़र देखे। होता है ना ऐसा? हाँ जो बटन होता है एरो का हॉरिजॉन्टल मूव कराता है, वो इसलिए होता है। वो भी हो सकता है, वो स्लाइड्स होती हैं। देखिए कार्ड स्लाइडर, स्लाइडर भी क्रिएट होता है। अगर उस एरो के ऊपर क्लिक करके आप स्क्रॉल करवाना चाह रहे हो वो भी हो जाता है। अगर उस एरो के ऊपर स्क्रॉल नहीं करवाना तो जस्ट लाइक माउस, जैसे कि माउस को हम इधर से उधर करते हैं तो स्क्रॉल स्टार्ट हो जाता है। अब लैपटॉप के अंदर हम जस्ट 2 फिंगर से इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। तो स्क्रॉल काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को तमाम स्क्रॉल के बारे में पता लगेगा जितना ज़्यादा आप कोडिंग के ऊपर ध्यान देंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप टाइम देते हैं उतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ आप अप्लाई करके देख सकते हैं। जब तक आप लोग टाइम नहीं देंगे तब तक आप लोग उतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसीलिए कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया करें। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी हैं जो कोई भी डेवलपर कभी याद नहीं रख सकता। हाँ इमेजेस के ऊपर भी लगेंगे। मिसाल के तौर पे 50-60 आपने इमेजेस लगाई हैं, 50-60, हाँ 50-60 इमेजेस लगाने के बाद आप चाहते हैं कि तमाम पूरे पेज के ऊपर इस तरह से फैल जाएं कि एक लाइन में 5 आ रही हैं या 10 आ रही हैं, देन नेक्स्ट लाइन में 10 आ जाएं, देन उससे नेक्स्ट लाइन में 10 आ जाएं। तो इसी तरह से इसकी सीक्वेंस सेट होती रहती है। आए जी, देखते हैं हम इसके ऊपर मज़ीद क्या काम कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे हमने इसको पैडिंग यहाँ से दी हुई है, तो ऐसा करते हैं चाइल्ड को भी थोड़ी सी मार्जिन दे देते हैं। पैडिंग देने की ज़रूरत नहीं है इस सिनेरियो में, हम जस्ट इसको मार्जिन देंगे ऑल अराउंड 5 px देकर देखते हैं कि क्या चेंजेस अप्लाई किए। ये देखिए समझ आई?
ये काम है फ्लेक्स रैप का। थोड़ा सा और जूम इन करूं, कार्ड्स और कम हो जाएंगे। ये फ्लेक्स का जादू है, इसीलिए हम इसको मैजिक बोलते हैं। सीएसएस का मैजिक फ्लेक्स बॉक्स के अंदर ही छुपा हुआ है। बस और ज्यादा जूम हो नहीं रहा। ये देखिए, इस तरह का जूम नहीं, हम कंट्रोल प्लस वाला जूम कर रहे थे तो इससे ज़्यादा जूम हो नहीं रहा। फुल जूम इतना है। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब किसी भी वेबसाइट को आपने रिस्पॉन्सिव करना है, फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करें। इस तरह मार्जिन दे दें जैसे अभी मैंने मार्जिन दी है कि दो बॉक्सेस के दरम्यान में मार्जिन दे दी, या एक पेरेंट है जैसे सेम लाइक दिस, ये हमारा मेन के नाम का पेरेंट है। पेरेंट को मैं चाहता हूँ कि मार्जिन टॉप दे दूँ, मार्जिन लेफ्ट थोड़ी सी, मार्जिन राइट थोड़ी सी चाहिए उसको, या मार्जिन बॉटम चाहिए थोड़ी सी, तो अराउंड द डिव उसको मार्जिन देने के लिए फिर मैं इस पेरेंट के अंदर आऊँगा, पेरेंट के अंदर आगे मार्जिन दूंगा तो पेरेंट क्या करेगा, अपने आसपास से थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ देता है। जब मैं चाहता हूं कि पेरेंट के अंदर थोड़ी सी स्पेस हो कि चाइल्ड पेरेंट से थोड़े थोड़े दूर हो जाए, समझ आ रही है? फिर हम पैडिंग दे देंगे। पैडिंग से क्या होगा कि अगर अंदर का टेक्स्ट पेरेंट की दीवारों के साथ ज्यादा चिपक रहा है तो दूर हो जाएगा और खूबसूरती ज्यादा हो जाएगी। जैसे हमारे सिनेरियो में ऐसा हो रहा है कि थोड़ी थोड़ी ऑलरेडी आ रही है, अगर हम चाहें तो इसको मजीद पैडिंग चाइल्ड को दे सकते हैं। मजीद पैडिंग इसको चाइल्ड को देंगे तो ये कैसा नजर आता है। पैडिंग 5px, 5px पैडिंग देते हैं तो ये देखें, अब हमारा टेक्स्ट इस वक्त बिल्कुल सेंटर में शो हो रहा है। वैसे तो टेक्स्ट की एक और प्रॉपर्टी भी आप लोगों को याद होगी, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। टेक्स्ट अलाइन सेंटर जैसे ही आप लगाते हैं तो टेक्स्ट हॉरिजॉन्टली वर्टिकली वो सेंटर में हो जाएगा। ज़्यादातर हॉरिजॉन्टल के ऊपर काम करता है। बहुत सारे सिनेरियोज ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें वर्टिकली भी उसको थोड़ा सा अलाइन करना होता है, तो वहाँ पे हम फ्लैक्स से काम करते हैं। फ्लैक्स की दो प्रॉपर्टीज हैं जादू करने वाली, कौन कौन सी बताओ? अलाइन आइटम सेंटर। जहां पे भी आप लोगों को ये लगे कि दोनों चीजें मुझे सेंटर में चाहिए, वर्टिकली भी हॉरिजॉन्टली भी, वहां पे ये दो जादू वाले मंत्र पढ़ देने हैं, बस काम हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं मीडिया क्यूरी के ऊपर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है फ्लैक्स बॉक्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाओ, इसकी तमाम प्रॉपर्टीज को अच्छे से अच्छे पढ़ो और अच्छे से अच्छा इसको इम्प्लीमेंट करके काम स्टार्ट कर दो भाई। अब तुम लोग CSS के 90% मास्टर हो चुके हो, समझे? CSS के 90% मास्टर आप लोग हो चुके हो अगर आपने फ्लेक्स बॉक्स भी इम्प्लीमेंट कर लिया। पीछे और CSS में कुछ भी नहीं, आगे की कुछ स्टाइलिंग वगैरह होगी, वो स्टाइलिंग भी हम उसके ऊपर अप्लाई करके देख लेंगे। तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? देन अभी हमें नमाज के लिए जाना पड़ेगा, तो सही है, नमाज पढ़ के आते हैं फिर आगे का स्टार्ट। चलें आते हैं अपने ट्यूटोरियल के ऊपर। आगे हम अपने VS कोड एडिटर में जितने हमने बॉक्सेस क्रिएट किए हैं उनकी तमाम की हमने अलग अलग क्लासेस भी दे दी और एक चाइल्ड हमने तमाम को एक ही क्लास असाइन कर दी, ताकि अगर कोई भी स्टाइल एक ही जैसा हमने अप्लाई करना हो तो उस चाइल्ड क्लास को यूज़ करते हुए, जैसे कि हमने यहाँ पे किया, उसको यूज़ करते हुए हम वहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। और अगर कोई सेपरेट स्टाइल उसके ऊपर अप्लाई करने हो तो एक यूनिक टाइप हमने क्लासेस उसको असाइन कर दी हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये यूनिक क्लासेस का काम करेंगी कि एक एक क्लास के ऊपर एक एक सेपरेट हम अगर CSS को ही अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अप्लाई इसके ऊपर कर सकते हैं, जो अभी हमने करके देख भी लिया। अगर हम अपनी लेआउट के ऊपर आकर देखें तो तमाम के कलर्स हम अलग अलग लगा के चेक कर चुके हैं। अब इसके बाद आती है हमारे पास एक और प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी आएगी? वो होगी हमारे पास अलाइन सेल्फ।
अलाइन सेल्फ हमेशा चाइल्ड के ऊपर अप्लाई होगी। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जितनी भी अभी तक हमने फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज अप्लाई की हैं वो पेरेंट के ऊपर अप्लाई हुई थी, यानी कि पेरेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं और चाइल्ड के ऊपर इफेक्ट चला जाता है उसका। लेकिन सेल्फ अलाइन और दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी हमने चाइल्ड के ऊपर लगाई थी, कोई बताया मुझे? ऑर्डर। बाकियों ने किसी ने करके नहीं देखा, है ना? ऑर्डर की प्रॉपर्टी या फ्लेक्स बॉक्स की बाकी प्रॉपर्टीज आप लोगों ने चला के देखी थी अपने पास? यस सर। याद नहीं है? चलें दोबारा और ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करके देखिएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो ही ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देन अब हम उसके ऊपर अलाइन सेल्फ लगा के देखते हैं कि अलाइन सेल्फ क्या करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्लेक्स रैप को हटा देते हैं और अब इसके ऊपर चेंज देखते हैं कि फ्लेक्स रैप हट चुका है जी। फ्लेक्स रैप हट गया, लेकिन एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल इसके अंदर आ रहा है। किस वजह से? ये जूम किया हुआ ना, ये लें जूम आउट कर देते हैं। कितना जूम आउट करें? 100% तक अगर लेके जाते हैं तो हमारे तमाम बॉक्सेस अपनी जगह पे मौजूद हैं। थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं हम ताकि थोड़े से बॉक्सेस हमें क्लियर शो हों। अब बॉक्सेस हमारे पास तमाम सही तरह से शो हो रहे हैं। देन इसके ऊपर हम प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखते हैं कि जिस चाइल्ड के ऊपर अप्लाई करनी होगी उसी चाइल्ड के ऊपर जाके अप्लाई करेंगे हम। मिसाल के तौर पे 2.2 जो चाइल्ड है दूसरे नंबर का, यानी कि दूसरा चाइल्ड जो है उसके ऊपर जाके हम अप्लाई करके देखते हैं सेल्फ अलाइन सेल्फ। अलाइन सेल्फ यानी कि या तो आपके जहन में अलाइन आया या आपके जहन में सेल्फ आया, आपने एक मरतबा लिखा, वहां पे आपको सजेशन मिली और उस सजेशन में से हमने उसको सिलेक्ट कर दिया। अब हम क्या करना चाह रहे हैं जी? अलाइन, ये चीज़ आप सेम में रखिए, ये अलाइनमेंट की बात कर रहा है। अलाइन आइटम याद आ रहा है? अलाइन आइटम जिस तरह से होता है इसी तरह ये अलाइन काम करेगा कि अब अलाइन आइटम वाली प्रॉपर्टी को हम यूज़ नहीं किया। अलाइन आइटम जो है वो हम पेरेंट में यूज़ करते हैं और अलाइन सेल्फ हमेशा चाइल्ड के ऊपर डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। इस चाइल्ड को हम क्या चाहते हैं कि फ्लेक्स एंड कर दें। जस्ट .2 नंबर की क्लास इसके ऊपर लगी हुई है, यानी कि .2 क्लास जिस चाइल्ड को असाइन की है हमने, हम चाह रहे हैं जस्ट वो वाला बॉक्स एंड में आ जाए। आ गया? अलाइन, अलाइन मैंने आपको ये बताया ना कि अलाइन आप जेन में रखें कि अलाइन कर रही है। जस्टिफाई कंटेंट दूसरी प्रॉपर्टी थी, वो तो उसके ऊपर पेरेंट के ऊपर काम कर रही थी कि अगर हम पेरेंट के ऊपर जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम करते हैं तो वो पेरेंट से चाइल्ड के ऊपर इफेक्ट सेंड करती है। लेकिन अब किसी एक चाइल्ड को हमने हिलाना है एक जगह से दूसरी जगह, मैं चाहता हूँ कि इसकी जगह चेंज होके नीचे को आ जाए। अब नीचे को नहीं करना चाहता तो दूसरी प्रॉपर्टी इसके ऊपर अप्लाई करके देख लेते हैं कि दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई होगी इसके ऊपर। मिसाल के तौर पे हम चाहते हैं कि पेरेंट के सेंटर में रहे, तो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। जैसे सेम लाइक अलाइन आइटम सेंटर काम कर रहा था उसी तरह ये काम कर रहा है, लेकिन अब इसमें फर्क क्या है कि अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी का नेम है। दूसरा फर्क इसके अंदर ये है कि ये अब हम डायरेक्ट चाइल्ड को असाइन कर रहे हैं प्रॉपर्टी। पहले हम पेरेंट को असाइन करते थे और पेरेंट क्या करता था, उसका चेंज अपने चाइल्ड के ऊपर भेज देता था। लेकिन अब ये वाली प्रॉपर्टी डायरेक्ट चाइल्ड के ऊपर लगाई जा रही है क्योंकि सिर्फ एक चाइल्ड को काम करवाना चाह रहा हूँ, कि सिर्फ एक चाइल्ड को मैं कह रहा हूँ कि आप घर से बाहर निकल जाओ या घर के सेंटर में आ जाओ, घर के शुरू के कोने में चले जाओ या घर के आखिर के कोने में चले जाओ। इस तरह की बात हो रही है। जैसे कि ये ब्लैक बॉक्स जो नजर आ रहा है आप लोगों को, ये इस वक्त एक घर है, घर से बाहर कैसे निकल जाएगा बाहर भी।
लेकिन खराब प्रैक्टिस हो जाएगी, बाहर भी फेंक देंगे उसको। ये CSS है, CSS में हम सब कुछ कर सकते हैं। देखा नहीं, जब बॉक्स से बाहर कंटेंट चला जाता है तो वो बॉक्स से बाहर चले जाता है ना। पोजीशन की बात है, पोजीशन लगती है तो जैसे इधर से उधर, इधर से उधर। हाँ, वो करके देखना आप। अब नहीं बताऊंगा, लास्ट क्लास में बता दिया था। पोजीशन जब नहीं लगेगी। कौन सी पोजीशन? जैसे पोजीशन स्टिकी, पोजीशन फिक्स्ड। हाँ, वो आगे जाके पढ़ेंगे। बाकी की जितनी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज फ्लेक्स बॉक्स की देखनी थी वो लास्ट क्लास में हम देख चुके। तो यहाँ पे हमारी फ्लेक्स बॉक्स की लर्निंग हो गई कंप्लीट। अब जितनी भी लर्निंग हमने की है इसकी आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोडिंग करके इसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद फिर आप लोगों को मज़े आएंगे, ठीक है। अभी हम जाके देख लेते हैं कि आगे हमने कौन सा चैप्टर पढ़ना है। आ जाते हैं अपनी बुक में, तो बुक में आगे अभी देख लेते हैं कौन सा चैप्टर इस वक्त है हमारे पास। लिस्ट टेबल्स एंड फॉर्म्स, लिस्ट टेबल्स एंड फॉर्म। तो फ्लेक्स बॉक्स हमारा कंप्लीट हो गया। फ्लेक्स बॉक्स कंप्लीट होने के बाद हम क्या करना चाहते हैं, जाएंगे इस स्टाइल शीट के ऊपर और इसको पूरी की पूरी कमेंट करते हैं। देखना अभी जहाँ पे ऑलरेडी कमेंटेड कोड होगा ना वहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे तो ये हमें सेलेक्ट नहीं करने देता। इस चीज़ का अच्छी तरह से ख्याल रखना। ये देखें, अब यहाँ पे कमेंट है, ये देखें होने जी। फ्लेक्स बॉक्स कंप्लीट हो गया, फ्लेक्स रैप रह गया था और सेल्फ अलाइन रह गया था। वो दोनों प्रॉपर्टीज आज हमने नहीं रिमूव किसी को भी नहीं करते, लगे रहने दो। हमें थोड़ी तंग कर रही है यार। जो प्रॉपर्टी हमें तंग नहीं करती हम उसको रिमूव नहीं करेंगे। ये लो, कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पे देखते हैं सब खत्म हो गया। सब खत्म होने के बाद हम क्या करते हैं, HTML की फाइल के अंदर जाके इसको कमेंट आउट कर देंगे। कमेंट कर दिया, कमेंट करके इसको रिफ्रेश करें, खत्म जी बेटा। दोनों का देखो बेटा, फ्रंट एंड का यूजर इंटरफेस होता है, जितना भी यूजर का इंटरफेस है ना वो सारा फ्रंट एंड से होगा। लेकिन बैकएंड क्या करता है, डेटा भेजना और डेटा ला के देना, ये बैकएंड का काम है। बैकएंड को हम डेटा यूजर का देते हैं कि जाओ इसको डेटाबेस के अंदर जाके सेव करवा दो। तो एक एपीआई जाती है, यूजर का डेटा हमसे पकड़ेगी एपीआई, हम एपीआई पे डेटा सेंड करते हैं, वो यूजर का डेटा हमसे लेगी, लेने के बाद वो जाती है सर्वर के पास। सर्वर क्या करेगा, सर्वर उस डेटा को कैच करेगा, कैच करने के बाद डेटाबेस के अंदर जाके उसको स्टोर करेगा। फिर अगेन वही काम होगा, कोई डेटा मुझे चाहिए फ्रंट एंड के ऊपर यूजर को शो करवाने के लिए। मिसाल के तौर पे यूजर एडमिशन लिस्ट आगे देखना चाह रहा है कि जितने स्टूडेंट्स की एडमिशन की लिस्ट अप्रूव्ड हुई है, कि कौन कौन एडमिट हो चुका है। तो वहां पे एक पेज होगा जहां पे एक गेट की एपीआई लगती है। गेट का मतलब डेटा गेट करके लाता है वो, सही है। डेटा कैसे गेट करके लाता है, उस पेज को ओपन किया, उस पेज को ओपन करके एक रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास। कैसे जाती है, पहले बैकएंड के पास जाएगी, बैकएंड जाएगा सर्वर के पास, सर्वर जाएगा डेटाबेस पे, डेटाबेस से डेटा उठाएगा, बैकएंड को देगा, बैकएंड लाएगा उसको फ्रंट एंड के पास, फ्रंट एंड वाला गेट की एपीआई के अंदर लाके उसको रेंडर कर देगा। ये होते हैं प्रोसीजर इसके। तो अब ये देख लो, बैकएंड का ज्यादा काम है या फ्रंट एंड का काम है ज्यादा, या तीसरा अभी एक बंदा होता है जिसका नाम कभी आता ही नहीं है, वो होता है डेवऑप्स वाला, जो सर्वर पे काम होता है। अब ये तीसरा बंदा भी होता है बीच में, डेवऑप्स पे काम करते हैं। डेवऑप्स का काम होता है डिप्लॉयमेंट का, जो हमारे
तमाम काम को डिप्लॉय करते हैं और उसके चेंजेस को लाइव देखते रहते हैं। कोई मसला आया, किसके अंदर मसला आया, फ्रंट एंड में डेवलप या बैक एंड में, वो फिर दोनों को बताएगा बारी बारी। भाई तुम अपना बैक एंड देख लो, तुम अपना फ्रंट एंड देख लो, फला फाइल के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, फला फाइल में कोई मसला आ रहा है, फिर फ्रंट एंड वाला सेट करेगा या बैक एंड वाला सेट करेगा। ये काम है डेवऑप्स वाले का। डेवऑप्स पहले नहीं होता था, लेकिन 3 साल से डेवऑप्स का काम भी स्टार्ट हो चुका है। सही है। पहले डेवऑप्स का काम भी हम लोग ही देख रहे होते थे, या फ्रंट एंड वाला देख लेता था या बैक एंड वाला देख लेता था, लेकिन अब डेवऑप्स की एक अलग फील्ड बना दी गई है। डेवऑप्स का नाम सुना है? नहीं सुना? आगे जाके सुन लोगे। डेवऑप्स की एक अलग फील्ड बन चुकी है। तो डेवऑप्स सिर्फ डिप्लॉयमेंट का काम देख रहा होता है। अच्छा, आगे चलते हैं जी। हमने क्या पढ़ना है? हम पढ़ने जा रहे हैं जी न्यू चैप्टर, टेबल्स, लिस्ट एंड फॉर्म। यानी कि लिस्ट, टेबल एंड फॉर्म, ये तीनों के ऊपर काम हम पहले कर चुके हैं, लेकिन अब इसकी स्टाइलिंग होती है। इसकी भी एक अलग से स्टाइलिंग होती है। HTML में रह के तो कुछ कुछ स्टाइलिंग हमने अप्लाई कर दी थी, लेकिन मुकम्मल स्टाइलिंग उसकी CSS के थ्रू ही होती है। तो उसको आगे देख लेते हैं। सबसे पहले किस चीज़ की बात की जा रही है? यहाँ पे बात हो रही है LI की, यानी कि ये है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट में किस चीज़ की बात कर रहा है ये? द लाइफ स्टाइल प्रॉपर्टी अलाउ टू कंट्रोल द शेप ऑफ स्टाइल ऑफ अ बुलेट। अच्छा, ऑर्डर्ड लिस्ट तो 1 2 3 4 होती है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। ये बुलेट्स की बात कर रहा है। इट कैन बी यूज ऑन रूल दैट अप्लाई टू द OL UL एंड LI एलिमेंट। अच्छा, ये कह रहा है तीनों के ऊपर ये अप्लाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी जी? अनऑर्डर्ड लिस्ट, यहाँ पे आगे कहता है कि OL को, ऑर्डर्ड लिस्ट को, लाइफ स्टाइल टाइप इज इक्वल टू लोअर रोमन, ये लगा दें जी। लोअर रोमन के अंदर, यानी कि मिसाल के तौर पे हम लाइफ स्टाइल टाइप लगाते हैं, लाइफ स्टाइल टाइप के आगे कितनी प्रॉपर्टीज़ की एक्सेस ये हमें देता है, ये साइड पे लिखी हुई शो हो रही हैं। नज़र आ रही हैं आप सबको? कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं जी? यहाँ पे डेसिमल, अगर डेसिमल देंगे तो 1 2 3, देन डेसिमल लीडिंग 0 करेंगे तो 0 1 0 2 0 3, इस तरह की। देन लोअर अल्फा, सही है। लोअर अल्फा में अल्फाबेट्स दे देगा लोअर, लोअर क्लास कहते हैं हम इसको। जो स्मॉल स्मॉल क्या बोलते हैं यार, हाँ, स्मॉल ABC जो होती है उसको हम लोअर केस कहते हैं। दैट्स वाई उसने लोअर अल्फा का नाम यूज किया। तो लोअर अल्फा अगर हम उसके अंदर लगा देंगे तो स्मॉल अल्फाबेट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। देन अगर हम उसको अपर अल्फा में कन्वर्ट करते हैं इसी के अंदर, यानी कि प्रॉपर्टी वही है, लिस्ट स्टाइल टाइप, आगे की जो उसकी वैल्यू है, हाँ, उसको हमने चेंज करते जाना और चेंजेस उसके ऊपर देखते रहेंगे कौन सा चेंज आया, कौन सा चेंज आया। अपर रोमन एंड लोअर रोमन, इस तरह का। जैसे हम अक्सर स्कूल के अंदर क्लास का नंबर लिखा करते थे, कौन सी क्लास में पढ़ते हो भाई, है ना? ऐसे ही 9 में और मैट्रिक में इसी तरह से लिखा था जब एडमिट कार्ड के लिए फॉर्म जा रहे थे, एनरोलमेंट के लिए। तो इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं काउंटिंग वाली। ये भी एक लैंग्वेज है जिसको हम रोमन कहते हैं। एक लोअर रोमन है और एक अपर रोमन है। हमने तो लोअर ही यूज़ किया आज तक, अपर कभी भी नहीं लिखी। सही है। तो अभी इसको एक मरतबा अप्लाई करके देखते हैं कि चेंजेस आएंगे या नहीं। इसने OL बनाया हुआ, चलें OL भी बना के देख लेते हैं एक मरतबा। तो कंट्रोल C, याद तो कोई भी नहीं रखता यार, सेन में बैठ जाते हैं। हाँ, सर्च करते जाओ, याद कौन करता है यार। ये लो जी, OL के अंदर यहाँ शिफ्ट ऑल्ट F लगाया। लगाने के बाद कंट्रोल S करते हैं। अब जाके इसके चेंजेस देखते हैं क्या चेंजेस आए हैं या नहीं। हाँ,
1 2 3 4, क्योंकि ऑर्डर्ड लिस्ट हमने यूज की है। ऑर्डर्ड लिस्ट यूज करने पे 1 2 3 4 5 इस तरह हमारे पास शो हो रहा है। ठीक है, अब जाके उसकी CSS अप्लाई कर देते हैं। क्या था CSS की प्रॉपर्टी का नेम, ये देखें जी, OL। डायरेक्ट वो कह रहा है कि OL के ऊपर ही अप्लाई कर दो। OL क्या है? LI का पेरेंट है ना, तो डायरेक्ट अगर हम उसके पेरेंट के ऊपर अप्लाई कर देंगे तो ये चेंजेस यहाँ पे अप्लाई हो जाने चाहिए। नीचे आते हैं, थोड़ा सा और नीचे आके यहाँ पे पेस्ट करेंगे लोअर रोमन। ये अब क्या कर रहा है? OL को कॉल कर रहा है, जो सबका पेरेंट है, जितने LI हैं। अगर इस चीज की स्टाइलिंग हमने चेंज करनी है तो हमेशा पेरेंट को ही कॉल करके उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, या पेरेंट के ऊपर क्लास नेम लगा देंगे, या पेरेंट का क्लास सेलेक्टर यूज कर लेंगे। नेम सेलेक्टर यूज कर लेते हैं हम, इसको कहते हैं नेम सेलेक्टर, जो OL हमने लिखा है। देन इसके ऊपर Ctrl+S करके देखते हैं कि चेंजेस आए हैं या नहीं। क्या चेंजेस अप्लाई होते हैं, वो चेंजेस आप लोगों को सामने शो हो गए हैं। अभी उसने लोअर रोमन मेरे ख्याल में यूज किया हुआ है, हाँ मैंने देखा नहीं था, आंखें बंद करके कॉपी पेस्ट ना किया। लोअर रोमन उसके ऊपर इसने अप्लाई किया हुआ है, तो आप चाहें तो इसको अपर रोमन में भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें, अभी हम इसको कॉपी देन कमेंट आउट करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। देन अपर देखते हैं जी, अपर कैसे लिखता है। अपर लैटिन भी है, अपर अल्फा भी है, ये वाली सारी प्रॉपर्टी आप लोग अप्लाई करके देखेंगे जी। सारी मैं आपको लगा के नहीं दिखाऊंगा। ये देखें, ये काम कर रही है। जस्ट विद इन 10 मिनट्स आप लोग ये सारी प्रॉपर्टीज लगा के देख लेंगे, मुझे पता है। आप लोगों के तो बाएं हाथ का खेल है ना? नहीं, बाएं हाथ का यार। अच्छा चलो ठीक है, आप लोगों के दाएं हाथ का खेल है। कुछ के दाएं हाथ का, कुछ के बाएं हाथ का, ऐसा कर लेते हैं। क्यों? बिकॉज आई एम ऑल्सो लेफ्टी। सही है, चलें अब इसके आगे प्रॉपर्टीज देखते हैं कौन सी हैं। अब बाकी जितनी प्रॉपर्टीज आप लोगों को शो हो रही हैं, बेटे सामने देख लो, बाकी जितनी प्रॉपर्टीज आप लोगों को शो हो रही हैं, नन, डिस्क, सर्कल,